मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 1। एक सुनसान जंगल इलाके में जहां दो नदी आकर मिलकर एक नदी बन रही थी और उस नदी का बहाव बहुत तेज है। उस किनारे एक लड़का जिसकी शर्ट पूरी खून से लगभग सनी हुई है, वह अपने जिंदगी का आखिरी सांस लेते हुए अपने सामने खड़ी खूबसूरत लड़की की आंखों में देख रहा था। इस वक्त उसके आंखों में एक अलग सा एहसास नजर आ रहा था, जो कि धोखे का है और बेबसी, दर्द और सवाल भरे चेहरे से बस सामने खड़ी उसे लड़की को देख रहा था, जिसे उसने कभी चाहा भी था। और उसकी यह चाहत उसे ये दिन दिखाई कि उसने कभी यह सोच भी नहीं था। सामने खड़ी लड़की डरावनी हंसी हंसते हुए अपने हाथ में पड़े उस खंजर को देखते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा कि मैं एक साधारण लड़की हूँ जो तुम्हारे प्यार में पड़ चुकी है? बेवकूफ राजा के बेटे, मुझे तुम्हारे सच्चाई बहुत पहले ही पता थी, और एक बार यह भी जान लो कि तुम्हें मरने के इस षड्यंत्र में तुम्हारा वह भाई भी मेरे साथ था। उद्धरण चिन्ह। लड़की ने कहा, आखिर मैं तुम्हें अपने हाथों से मार ही डाला। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह जोरों से हंसने लगी। आरव ने कहा, आखिर मैं तुम्हारा बिगड़ क्या था? मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करता था। पारस साम्राज्य में एक बड़े से महल में नौकर इधर उधर पूरे महल में किसी चीज को ढूंढ रहे थे। वहां का माहौल बहुत ही टेंशन भरा था। कुछ जगह अलग अलग धुएं फैले हुए थे तो कुछ जगह अलग अलग कलर की लिए की रोशनी। वो का महल बहुत ही ज्यादा शानदार था। चारों तरफ बड़े बड़े स्तंभ लगे हुए थे और उनके बीच में बड़े बड़े झूमर भी। उसे महल के राजसभा में सभी मंत्रिमंडल अपने ध्यान साधना में बैठे हुए थे। तो वही सबसे ऊंची सिंहासन में बैठा, जिसकी आभा बहुत ही ज्यादा ही पावरफुल नजर आ रही थी, वह भी अपने सिंहासन पर बैठा ध्यान मुद्रा में थे। तभी अचानक से वह चिल्लाते हुए अपने ध्यान मुद्रा से बाहर आए और बाकी सब अपने जगह पर खड़े हो गए। मेरे बेटे! उसकी इतनी मजबूत और भारी गूंज सुनकर ध्यान मुद्रा पर बैठे सारे मंत्रियों डर से अपने मुद्रा से बाहर आ गई। सबके शरीर में एक अलग ही सनसनी पैदा हो रही थी इस वक्त, क्योंकि सब अपने महाराज का गुस्सा और अपने बेटे के प्यार के पागलपन को बहुत अच्छे से जानते थे। उसके बगल में पर बैठी राजमाता, जिसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, तो वही दूसरी तरफ दो छोटी छोटी लड़कियां, लड़की जो कि बिल्कुल एक दूसरे की जैसी दिख रही थी, उनके भी आंखों में आंसू साफ झलक रहा था। महाराज के चेहरे पर आ रही इस तरह के भावों को देखकर राजरानी जी ने अपने आंसुओं से भरे आंखों और गली से महाराज की तरफ देखकर कहती हैं, महाराज आपने क्या देखा? कहाँ है मेरा बेटा आरव? 3 दिन हो गए हैं उन्हें गायब हुए। 3 दिवस से वह महल में नहीं है और हमें आज इस बारे में खबर हो रही है। आखिर कहाँ गया हमारा बेटा? बताए हमें। महाराज किसी गहरी सोच में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहे तो कहे क्या, पर इस वक्त उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य के राजा होने के बावजूद वह अपने बेटे को ढूंढ नहीं पा रहे थे। इसका उसने अपने आंखें बंद कर ली और वह वही सब सोचने लगे जो कुछ देर पहले उसने ध्यान मुद्रा में देखा था। एक लड़का जो 2 पहाड़ों से आ रही नदियों से बना रहे भी तीसरी बड़ी नदी के इलाके में मैं खून से लटपट बेहोश पड़ा हुआ था, और उसके सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की जो दिखने में किसी अप्सरा से काम नहीं, वह अपने एक हाथों में खून से सने खंजर को देखते हुए पागलों की तरह हंस रही थी और बहुत ही डरावनी। आधा उसे लड़की के पीछे काली छाया के रूप में मौजूद था। ये दृश्य कुछ 1-2 सेकंड के लिए ही था, पर इस दृश्य को अपने दिव्य दृष्टि से देखकर महाराज कुंभदेव राणा की सांस से ऊपर नीचे होने लगा। कोई भी पिता अपने जवान बेटे की मौत को नहीं देख सकता। यही हाल महाराज कुंभदेव का भी था। हालांकि वह बहुत ही शक्तिशाली राजा है और उनकी जादुई शक्तियां थी पूरे साम्राज्य में सबसे अलग और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, फिर भी वह अपनी बेटे को ढूंढ नहीं पाए। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात और क्या है? कुंभदेव जी कुछ सोच ही रहे थे कि तभी राजमाता राजदेवी जी की वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देखकर महाराज ने अपनी 2 जुड़वा बेटियों को उनकी मां को उनके कमरे ले जाने को कहा और वह भी पीछे पीछे उनके साथ चले गए। कुछ देर के बाद महाराज वापस से अपने राज्यसभा में आ गए। एक मंत्री एक सैनिक के साथ वहां पर आ गया और कहा, महाराज मैंने आचार्य गुरु से बात कर लिया है, वह यहाँ आने ही वाले हैं। महाराज ने कहा, इसी बात का तो मुझे डर है मंत्रिमंडल की उनकी भविष्यवाणी कहीं सच ना हो जाए। उन्होंने कहा था कि आरव की जिंदगी में एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। तभी एक हरी रोशनी उसे राज्यसभा के बीचों बीच जलने लगी। रोशनी पूरा सभा हरे रंग की रोशनी बहुत तेज होती गई और कुछ ही देर में उसे रोशनी हरी रंग की धुआं में बदल गई और वह धुआं एक जगह इकट्ठी हो गई। धीरे धीरे वह ढूंढ हवा में मिल गया और अब वह उसे जगह पर एक 25-27 साल का नौजवान आदमी पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखकर अपने गर्दन नीचे करके महाराज को प्रणाम किया। उसे इंसान को देखकर सारे मंत्रिमंडल अपने जगह से खड़े हो गए और उसी तरह उसे शख्स को अभिवादन किया। महाराज में सर हिलाकर उसकी अभिवादन को स्वीकार किया तो वही उसे शख्स ने चारों तरफ देखकर सारे मंत्रिमंडल के अभिवादन को स्वीकार किया। ऐसा होने के बाद बहुत ही सम्मान पूर्वक उसे शख्स ने कहा, पिताजी मैं पूरे राज्य को भ्रमण कराया हूँ, साथ ही हमारे आसपास के राज्यों को भी फिर भी मुझे आरव भाई के बारे में कुछ खबर नहीं मिली। मैंने उसके मित्रों से भी पूछा पर वह लोग भी मुझे कुछ नहीं बता सके। ये कहकर उसे आदमी ने अपना सर नीचे कर लिया। रात के समय
महाराज कुंभदेव, उसकी दो जुड़वा बेटी रिद्धि सिद्धि, उसकी पत्नी राज देवी और बेटा वैभव रज सब राज देवी के रूम में मौजूद थे। उन सब के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। राज देवी जी बिस्तर पर लेटे हुए ही महाराज की तरह देखकर कहती हैं, जो बात आचार्य ने अब तक कही है वह सच होती आई है। महाराज, क्या अब हमारे बेटे से जुड़ी उसे भविष्यवाणी का सच होना शुरू हो गया है? कहीं मेरा बेटा? नहीं नहीं महारानी जी, आप ऐसा मत सोचिए, कुछ नहीं होगा आरव को। तुम वही। उन सब की बातें को सुनकर सबसे अलग खड़ा वैभव, जिसके चेहरे पर परेशानी और दुखी नजर आ रही थी, वह अपना चेहरा दूसरी तरफ फैल लेता है और उसके चेहरे को दूसरी तरफ फिरते ही उसके चेहरे पर गुस्सा और चिढ़ साफ नजर आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, आखिर में ऐसा क्या है जो सब उसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं? जब से पैदा हुआ है तब से तो वो किसी काम का नहीं रहा, एक आम इंसान की तरह ही जी रहा था। तभी उसने सुना कि महाराज क्या कह रहे हैं। महाराज दुखी स्वर में महारानी जी के बगल में बैठ जाते हैं और उदास भारी आवाज में कहते हैं, मुझे लगता है यही विधि का विधान है। अब जब तक सही वक्त नहीं आ जाता तब तक हमारा बेटा हमारे सामने नहीं आ पाएगा, पर हम उसे ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे दुश्मन यही चाहते हैं कि हमारे परिवार में कम से कम लोग बच्चे, जिसे हराकर वह हमारा ये महल और साम्राज्य अपने कब्जे में करने कर ले। पर वह लोग शायद भूल रहे हैं, पर हमारे दुश्मन हो रहे हैं कि हमारा परिवार हमारे शक्तियों के लिए जाना जाता है। भले ही आरव के पास कोई भी जादुई शक्तियां ना हो, पर हमारा पुश्तैनी रक्षा कवच उसके पास है, जिससे चाहकर भी कोई बुरी शक्तियों या जादुई चीज उसे पर हावी नहीं हो सकती। यह सुनकर राज देवी जी महाराज की तरफ देखकर कहती है, पर हमें उसे ढूंढना तो होगा ना। उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने सारे इंतजाम कर दिए हैं, अब तुम आराम करो और तुम सब भी। महाराज ने अपनी बेटी और बेटे को देखते हुए कहा। वैभव सर झुकाए हुए वहां से अपने कक्षा कमरे में चला गया और जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, उसने अपने हाथ को आगे कर कुछ मंत्र बोला। इसके बाद एक सुनहरी ताबीज जैसा कुछ उसके हाथ पर आ गया। उसे देखते हुए वैभव एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है। लड़की ने कहा, बहुत अच्छे वैभव, उसके शरीर से तुमने ये तबीज निकालकर बहुत अच्छा किया, अब उसे मरने में कोई परेशानी नहीं आएगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह जोरों से हंसने लगा और हंसते हुए वह उसके रूम में बने एक खिड़की के बाहर आसमान को देखने लगा और आगे देखते हुए कहने लगा, उसे इतना प्यार और क्यों मिलता है सबसे? ना तो वह जादू करना सीख है, ना ही वह शास्त्र में अच्छा है। पिताजी के बाद मैं इस परिवार का वारिस बनूंगा, सिर्फ मेरा नाम होगा और किसी का नहीं। वह जिंदा भी रहता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो जादुई शक्तियां हम दोनों में से एक को मिलने वाली है, अगर वह जादुई शक्तियां उससे मिल जाती तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खतरा बन जाता, और मेरा बड़ा भाई आरव, जो एक मोम का गुड्डा है, वह मेरी बराबरी कर देता और मेरी इतनी सालों से बने सबकी नजरों में मान सम्मान और डर सब पल में गायब हो जाता। अब तक तो मेघा राज्य की राजकुमारी ने आपको अपना शिकार बना ही लिया होगा। ये कहकर वैभव बहुत जोरों से हंसने लगा। इस वक्त वह किसी राक्षस से काम नहीं नजर आ रहा था, जिसकी आंखों में सिर्फ सबसे शक्तिशाली बनने का जुनून सवार हुआ है। वही हमारी दुनिया में डॉक्टर आरव सर इज नो मोर। ये कहते हुए एक नज एक रूम के बाहर आई। उसने ऊपर सर से लेकर नीचे अपने पूरे बॉडी को कवर कर रखा था। उसे नज ने पूरा पिटी इंक्रीमेंट पहन रखा था और उसकी बातें सुनकर सब डॉक्टर एक दूसरे को देखकर उदास हो गए। तो वही उसे आईसीयू वार्ड के अंदर एक 30 साल का नौजवान आदमी के शरीर से धीरे धीरे पीली रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी पूरे रूम में फैलने लगी। इस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था। धीरे धीरे वह रोशनी फीकी पद्धति गई और वह उसे रूम से गायब हो गई। बाकी सब डॉक्टर अच्छा होता है इसी तरह देखेंगे भी पिटी इंस्ट्रूमेंट पहने हुए उसे वार्ड पर आए और सब उसे आदमी को देखने लगे। आए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो यानी आरव मेहरा से, जो पेशे से एक नामी डॉक्टर है। बचपन से लेकर अब तक बहुत जिद्दी किस्म का इंसान है। डॉक्टर को भगवान कहने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि डॉक्टर भी इंसान होता है और उनकी भी मौत होती है। कुछ इसी तरह आरव मेहरा की मरीज को बचाते हुए खुद को खतरे में डाल दिया, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ऐसा महामारी बीमारी में अपना कब्जा किया हुआ था जिससे कोई नहीं बच सकता, बीमार इंसान हो या फिर डॉक्टर। इसी बीमारी के चपेट में आरव भी आ चुका था और इस बीमारी में उसे इस दुनिया से अलविदा कहने पर मजबूर कर दिया। पर रहते हैं आरव के साथ, अब आगे क्या होगा। एपिसोड 2। अब तक आपने देखा कि किस तरह पारस साम्राज्य के राजकुमार आरव को एक षड्यंत्र के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। तो वही डॉक्टर आरव का भी मौत इस वक्त हुआ था। इत्तेफाक से दोनों का नाम भी एक ही था। अब आगे उसे सुनसान इलाके के नदी के किनारे में आरव का शरीर बेजान सा पड़ा हुआ था। उसमें कोई जान नजर नहीं आ रहा था, पर कुछ ही वक्त में उसके शरीर से एक पीली रोशनी निकलने लगी और धीरे धीरे उसकी जितने भी जख्म थे वह भरने लगे और एक लंबी सांस खींचते हुए उसे बेजान शरीर में जाना आ गई। और धीरे धीरे आरव ने अपने आंखें खोलते ही उसने ऊपर देखा एक बहुत ही सुंदर बादल, जो कि पूरा लालिमा रंग से रंगा हुआ था। ये देखते हुए अब उसी में खो गया कि तभी उसने अपनी आंखें वापस बंद कर दिया। फिर जैसे ही उसने रियलाइज किया कि वह क्या देख और महसूस कर रहा है और वह इस वक्त क्या सोच रहा है, उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और उठ बैठे ही उसने अपने आसपास नजर डाली, फिर अपने चेहरे को और फिर अपने शरीर को छूकर देखने लगा कि तभी उसने महसूस किया कि वह कैसे अजीब जगह पर बैठा हुआ है और उसने ये क्या पहना हुआ है।
वो बह रही नदी से कुछ पानी के छींटे आरव पर भी पड़ा, जिससे वह अपने हाथों के बल चलते हुए नदी के किनारे आया और उसमें अपना अक्ष देखकर वह दंग रह गया और वह कुछ करता इतने में ही उसका हाथ फिसला और वह धाराओं से उसे तेज बहती नदी के धार में जा गिरा और नदी का पानी इतना तेज बह रहा था कि वह पूरे आरव को भी अपने साथ बहाकर ले गया और आरव बस अपना हाथ पैर इधर उधर मारते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके सर में एक पत्थर चट्टान से चोट लग गया और वह वहीं बेहोश होकर नदी के साथ बहता हुआ चला गया। मेघा साम्राज्य के महल के अंदर एक बगीचे में एक लड़की बहुत खुश नजर आ रही थी। वह बहुत प्यार से अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे पौधों पर पानी डालकर कुछ गुनगुना रहे थे। उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि उसने कुछ समय पहले किसी को जान से मारा था। जी हाँ, यह वही लड़की है, मेरा साम्राज्य की उत्तराधिकारी काव्य। काव्या मेघराज वह अभी बहुत खुश नजर आ रही थी। उसके साथ मौजूद उसकी सहेली नील नील जो हमेशा उसके साथ रहती है, वह भी आज काव्य की खुशी महसूस कर पा रही थी कि तभी एक नौकर जाकर काव्य को बुलाने आ गया, जिसके पीछे पीछे काव्य चली गई और उसके पीछे उसकी सहेली और सेविका मिल भी। जब वह अपने पिताजी की अध्ययन कक्ष में पहुंची तो उसने देखा कि एक सफेद जोगी में एक आदमी हाथ बंधे हुए उसके पिताजी के सामने खड़ा हुआ था और काव्य के पिताजी यानी मेघराज कल्याण जो उसे साम्राज्य की राजा है, वह बहुत खुश होकर काव्या को देखते हुए कहते हैं, काव्य तुम उससे परीक्षा में पास हो गई और तुम्हें जादू के सबसे बड़े ज्ञानी चार्य बुद्ध के जादू विद्या निकेतन में प्रवेश मिला है। वहां जाकर तुम अपने जादू को और भी चाहता निखार सकती हो और तो और बहुत ही काबिल जादूगर बनकर आ सकती हो। ये सुनकर तो काव्य की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। घर वह खुश होते हुए जल्दी जल्दी अपना सर हिलाने लगी। उसके साथ उसकी सहेली नील भी खुश हो गई। भले ही वह परीक्षा पास नहीं कर पाए पर वहां जादू सीखने का मौका उसे भी मिला था। बड़े परिवार और रॉयल फैमिली को यह मौका उसके काबिलियत देखकर मिलता था, तो वही साधारण लोगों को यह काबिलियत वहां जाकर अपने आप को साबित करके मिलता था और वहां किसी पर भी भेदभाव नहीं किया जाता, सबको बराबर मौका दिया जाता था। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि आचार्य बुद्ध जी का वह विद्या निकेतन पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा निकेतन है जहां दुनिया भर के लोग अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए और आचार्य बुद्ध जी का प्रिय विद्यार्थी बनने के लिए अपनी जान से भी ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। और यह भी कहते हैं जो जिसे ये पाठ मिल जाता है वह पूरा दुनिया जीतने की ताकत भी रखता है, यहाँ तक कि पूरी दुनिया की ताकत से ताकत जादूकर और बड़े से बड़ी साम्राज्य के राजा भी आचार्य बुद्ध के सामने अपना सर झुकाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही अब तक इस दुनिया को बुरी शक्तियों से बचा कर रखा है और इस दुनिया में रह रही कुछ ऐसी चीजों से भी जो अगर सामने आ जाए तो तबाही मचा कर रखती है, रख दे। इन सब के बारे में महंगा बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि उसे बचपन से ही जादू और लड़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था और उसने बचपन में ही जब वह 13 साल की थी तब अपनी शास्त्र ज्ञान को पूरा कर सबसे बड़ी शास्त्र ज्ञानी अपने राज्य में बन चुकी थी। उसकी खूबसूरती के साथ साथ सब उसके इस ज्ञान के भी प्रति आकर्षित थे। आसपास के सारे राज्य के राजकुमारी से वह सबसे बड़ी ज्ञानी और सुंदर राजकुमारी थी, पर उसे सबसे अलग ये बात बनती है कि वह ज्ञानी और खूबसूरत के साथ साथ सबसे ज्यादा खतरनाक और डरावनी भी हो सकती है। अगर उससे गुस्सा आए तो उसके गुस्से की बहुत सारी चर्चा तो नहीं पर एक ही घटना काफी है उसके गुस्से को समझने में, जो कि पूरा राज्य जानता है। इसलिए किसी को भी हिम्मत नहीं होती कि वह राजकुमारी काव्य को गुस्सा दिला सके। राजकुमारी काव्य उसे सफेद योगी पहनी की इंसान के सामने आकर अपना सर झुकाकर उसे अभिवादन करती है, जिसे स्वीकार करते हुए वह सफेद योगी जी मुस्कुरा कर कहते हैं, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। बहुत सारी राजकुमारी पहले ही आचार्य नगरी के लिए प्रस्थान कर चुकी है। जिसकी बात सुनते ही काव्या ने सर हिलाया और वह अपने सहेली नील के साथ अपने पिताजी की आज्ञा लेकर अपने कमरे की तरफ चली गई। वहां जाने के बाद उसने देखा कि उसकी मां बेचैन होकर इधर उधर उसके कमरे में चहलकदमी कर रही है। अपनी मां को देखकर काव्य पहले तो हैरान हो गई, फिर जल्दी से उसके पास आ गई और कहने लगी, माँ आप ठीक हो गई, आप इधर यहाँ क्या कर रही हैं? अभी भी आपका जख्म हरी है, आपको अभी आराम करना चाहिए। ये कहते हुए काव्या ने अपनी माँ को अपने बिस्तर पर बैठा दिया और उसे देखते हुए उसकी आंखों में आंसू बहने लगी। उसकी माँ अपनी बेटी को देखकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहने लगी, मैं बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हूँ काव्य, मैं सुबह से ही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम कहाँ थी अब तक? तुम्हें पता भी है जब उसे मुझे होश आया है मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। ये सुनकर काव्य अपनी माँ को देखने लगी, जिसे देखकर काव्य की माँ ने कहा, काव्य तुमने उसे लड़के के साथ कुछ किया तो नहीं ना? हाँ माँ, मैं उसे लड़की को बहुत अच्छा सजा दिया है और उसे जो सजा मिली है वह 7 जन्मों तक उसे सजा को नहीं भूल सकेगा। जो भी मेरे परिवार को नुकसान पर जाने की कोशिश करेगा मैं उसे जिंदा कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ। कि तभी काव्या एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर काव्य और उसकी माँ पीछे देखने लगी। जहां मेघराज कल्याण जी वहां पर आ रहे थे, उसके आने के बाद उसने काव्य के सामने खड़े होकर बहुत गुस्से में कहा, कितनी बार कहा है तुम्हें कि अपना गुस्सा काबू में रखा करो और कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लिया करो कि क्या वह सही भी है कि नहीं। तुम जानती हो सच क्या है? पिताजी आप मुझे यह नहीं कह सकते कि मैं क्या नहीं कर सकती। आप जानते हैं मेरी शक्तियां रन 3 रत्न तक पहुंच चुकी है, जो कि बहुत जल्दी ही मुझे ये शक्तियां मिल गई और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की है। मैं यह नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि तुमने उस इंसान के साथ किया क्या है। मेघराज जी की बात सुनकर काव्य ने गुस्से भरी आवाज में कहा,
वह कोई मामूली लड़का नहीं था पिताजी, वह हमारा दुश्मन साम्राज्य का राजकुमार आरव था। जिस लड़के ने माँ ये हाल किया था उसी लड़के को मैंने आज हमेशा के लिए मौत का नींद दिया है। ये सुनते ही काव्य की मां ने काव्या को एक जोरदार तमाचा मारा, जिससे काव्या 2 कदम पीछे लड़खड़ा गई और वह हैरानी और आंसू भरी आंखों से अपनी मां को देखने लगी। तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती, जिसे निर्दोष और दोषी में कोई अंतर ही ना पता हो। तुमने अपने घमंड में आकर क्या किया है, क्या तुम्हें पता भी है? काव्या, यह आप क्या कह रही हैं मां? मैं साफ देखा था उसे दिन वह लड़का आपको जान से मारने की कोशिश कर रहा था। हालांकि मैं आपसे कुछ दूरी पर थी, पर इतना तो मुझे समझ आया ही था। बस बहुत हुआ। तुम्हें क्या समझ आया क्या नहीं? हमें कुछ नहीं सुना। तुम्हें सच हम बताते हैं, मेघराज जी ने अपने कड़क अंदाज में कहा। तुमने जिस लड़के को अपनी मां को जान लेते देखा था, वह लड़का तुम्हारी मां की जान बचाने की कोशिश कर रहा था, न कि उसकी जान लेने की। वो बहुत एक साधारण सा लड़का था जिसके पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है। और रही बात उसे लड़के की कि तू तो वह हमारे दुश्मन नहीं, तुम्हारे माँ की सबसे ताकतवर साम्राज्य पारस साम्राज्य है, जिसके सामने हम कुछ भी नहीं। अगर उन्हें साम्राज्य के महाराज को पता चला कि उसके बेटे की मौत हो गई है और उसे मारने वाली तुम हो, तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तुमने तो अपने मंगेतर को ही जान से मार डाला, काव्या की मां ने दुखी स्वर में कहा। काव्या के ऊपर तो जैसे आसमान गिर पड़ा। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता ये क्या कह रहे हैं। काव्या ने जैसे जैसे उसने मेघराज जी की पूरी बात सुनी, वह वहीं जमीन पर बेजान सी बैठ गई और उसके आंखों से लगातार आंसू बहने लगी। उसे इस तरह से देखकर उसके माता पिता के भी सर नीचे झुक गया। उन्हें तो कभी यह उम्मीद नहीं थी कि एक निर्दोष की जान उसकी इतनी बुद्धिमान और ज्ञानी बेटी के हाथों से होगी, पर वह लोग अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। इसलिए उन्होंने ये तय किया कि काव्या आज के आज आर्य नगर आचार्य नगरी जाएगी और यह बात सिर्फ उन तीनों के बीच ही रहेगी और किसी के सामने नहीं आएगी। मेघराज जी ने काव्या को तुरंत यहाँ से आचार्य नगरी के लिए निकलने का फरमान सुनाया और वह काव्या की मां के साथ उसके कमरे से बाहर चले गए। वही काव्या बस सुन एक तक बैठी हुई सुनने में देख रही थी। वह पूरी तरह से अंदर से हल चुकी थी। महाराज महारानी के जाने के बाद नील वहां पर आ गई और काव्या को इस तरह देखकर वह हैरान रह गई, क्योंकि कुछ देर पहले काव्य और सब कितने खुश थे, पर अब ऐसा क्या हो गया जिससे काव्य की हालत इतनी बुरी हो गई जितनी उसने कभी पहले काव्य को देखा ही नहीं था। इस तरह वह जल्दी से दौड़कर काव्य के पास आकर उसके बगल में जमीन पर ही बैठ गई और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे देखते हुए धीरे से कहने लगी, काव्या क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों जमीन पर बैठी हुई हो? काव्या ने फिर भी कुछ नहीं कहा। कुछ देर वैसे ही रहने के बाद काव्या ने बिना नींद की तरफ देखकर कहा, एपिसोड 3, तुम्हें ये कहां पर मिला? एक वेद जैसा दिखने वाला बुजुर्ग इंसान आरव के सर पर कुछ लेप लगाते हुए कहने लगा, जिसे सुनकर उसके सामने खड़े एक लड़की और लड़का जिसके उम्र अरब के ही जीतना होगा, वह बस चुपचाप खड़े सामने लेते हुए अरब को ही देख रहे थे। जिसमें लड़की का भाव चिंताजनक था तो वही लड़के का भाव थोड़ा गुस्से भरा था। उसने अपना मुंह फेर लिया और बाहर की तरफ चला गया। वही वह लड़की आगे जाकर अरब के सामने बैठ गई और उसे देखते हुए बिना भाव के कहने लगी, ये हमें नदी के किनारे पर मिला, मैं इसे जानती हूँ। ये सुनकर वह वेद के हाथ रुक गए और वह थोड़े आश्चर्यजनक होकर उसे लड़की को देखने लगा और कहने लगा, महेश्वरी तुम इस लड़के को जानती हो, पर मुझे जहां तक पता है तुम तो। हम ये सारी बातें बाद में भी कर सकते हैं, पहले आप इनका इलाज कीजिए। ये बहुत साधारण लड़का है, तो मुझे लगता है इन्हें हो जगने में बहुत समय लगेगा। वैद आरव के सर पर लेप लगाने के बाद उसके हाथ उसके सीने पर चला गया और उसने अपनी आंखें बंद करते हुए ध्यान करने लगा। एक पीली रोशनी उसे वेद के हाथों में से होते हुए आरव के सीने के अंदर जाने लगा। इसके कुछ देश के बाद आरव जोर से खाने लगा और खसते हुए वह उठ बैठा। ये देखकर वह लड़की और वह वेद दोनों ही आश्चर्य हो गए, क्योंकि किसी भी इंसान के ऊपर यह जादू इतना जल्दी असर नहीं करता जितना इस लड़के के ऊपर किया। आप जल्दी से उठकर पानी की उल्टी करने लगा। उसके पेट में जितना भी पानी भरा हुआ था वह पूरा बाहर निकल गया और वह जोर से हौंफने लगा। उसकी इस हालत को देखते हुए महेश्वरी उसके पीठ को सहलाने लगी तो वही वेद बैठ अपने पोटली से कुछ टटोलना लगा। कुछ देर के बाद आरव थोड़ा नॉर्मल होकर अपने आसपास नजरें करने लगा तो उसने देखा कि एक लड़की उसके पास बैठी उसके पीठ को सहला रही है और आंखों में चिंता लिए उसे देख रही है। तो वही वेद जी बैठे हुए हैं। वही उसके दूसरे साइड एक बुजुर्ग इंसान जिसने धोते और बड़ा सा सफेद कलर का कपड़ा अपने ऊपर लपेटे हुए चेहरे पर तेज लिए उससे बड़े गौर से देख रहा था। ये देखकर आरव थोड़ा सा सब पक गया और उन दोनों से थोड़ा दूरी बनाकर बैठ गया और हैरानी से उनसे और आसपास के सभी चीजों को देखने लगा। उसे ऐसा करते देखकर माहेश्वरी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने सर हिलाते हुए अपनी उनकी आवाज में आरव को देखते हुए कहने लगी, आरव घबराने की जरूरत नहीं है, तुम ठीक हो। अपना नाम एक अनजान लड़की और अनजान जगह में अनजान लड़की के मुंह से सुनकर आ रहा हूं। फिर चौंक गया और वह उसे लड़की की तरफ देखने लगा। फिर थोड़ी देर सोचकर उसने कहा, मैं कहां पर हूं? मैं कहां हूं? तुम मुझे जानती हो? तुम कौन हो और मैं यहां क्या कर रहा हूं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। आई कैन नोट अंडरस्टैंड। यह मेरे साथ हो क्या रहा है? वॉट हैपन्ड?
अरब के मुंह से जैसे जैसे सब निकल रहे थे वैसे वैसे माहेश्वरी और वह वैद्य बहुत ही परेशान और आश्चर्य होकर अरब को तो कभी एक दूसरे को देख रही थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अरब क्या कह रहा है। कि तभी दो लोग उसे रूम का उसे जगह पर आ गए। उसे देखकर माहेश्वरी और वह वेद जी दोनों अपनी जगह पर खड़े हो गए। तभी आरा का सर एक बार फिर आरव का सर घूमने लगा और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर गया, जिससे माहेश्वरी ने संभाल लिया और बहुत सावधानी से उसे वही लेटा दिया। ये सब उसे कमरे में मौजूद 3 लोग बड़े गौर से देख रहे थे। उन्हें तो बहुत बड़ा झटका लग रहा था कि जी माहेश्वरी को वह लोग जानते हैं। वह हमेशा बिना किसी भाव की शांत और हमेशा गुस्से में रहने वाली लड़की थी, जिसे सिर्फ अपने से मतलब होता था, और आज वह किसी अनजान लड़का के साथ इतना अच्छे से पेश आ रही है, यह उन लोगों को हजम नहीं हो रहा था। उसने एक नजर आरव को देखा, फिर कमरे में मौजूद उन तीनों को जो उसे ही अजीब नजरों से देख रहे थे। माहेश्वरी ने गहरी सांस ली, फिर कहने लगी, आप लोग ऐसा क्या देख रहे हो? मैं इसे जानती हूँ और उसके बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको पहले कहा था। ये सुनकर तो वहां मौजूद लड़की का पर ही चल गया और उसने कहा, क्या ये वही लड़का है? मुझे तो पहले सब था, अब पूरा यकीन हो गया है। तो तुमने इस लड़के के कारण ही मेरी ऐसी हालत की है? जिस पर माहेश्वरी में उसे लड़के की बातों को इग्नोर किया और उसके बगल में खड़े अपने पिता महेंद्र आचार्य को देखते हुए कहने लगी, पिताजी आपको आपका वादा याद है ना? ये सुनकर महेंद्र आचार्य जो बहुत टाइम से अपनी बेटी के व्यवहार को देख रहे थे, वह आगे चलकर आरव को देखने लगे। फिर वह जी की तरफ मुड़कर कहने लगी, बताए आपको इस लड़के को देखकर क्या लगता है? आखिर यह है कौन? क्योंकि जितना मैं अपनी बेटी को जानता हूँ वह कोई लड़की को पसंद नहीं करेगी, पर उसके बातों से मुझे इतना तो पता चल गया है कि वह एक साधारण लड़का है। ये सुनकर वेद जी ने अपना सर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल, यह एक साधारण लड़का ही है, पर मेरी जादुई शक्तियां इसके ऊपर बहुत जल्द काम कर गई, तो इसका मतलब कि इससे जादुई शक्तियां मिल सकती है और यह शास्त्र और बाकी चीज भी अपनी मेहनत से आसानी से कर सकता है। लाखों में एक लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसी शक्तियां मिलती है। साधारण इंसान होकर भी यह साधारण शख्स नहीं है। इसकी शख्सियत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और ऊर्जावान है और इसके चेहरे पर आ रही तेज इसे किसी बहुत बड़ी पीढ़ी का उत्तराधिकारी कहा जा सकता है। पर ऐसे किसी आम शख्स पर है जैसे कि आप, वैसे ही मुझे इस लड़के लगता है। ये लड़का अपने जन्म से साधारण होकर इसके पास असाधारण शक्तियां भी हो सकती है, पर यह लड़का साधारण तो नहीं है। ये सुनकर माहेश्वरी की आंखें चमकने लगी। तो वह लड़का चिढ़कर कहने लगा, इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अभी बेहोश है, इसे खुद के बारे में नहीं पता, तो यह क्या कर सकता है? कुछ नहीं। और भाई, आप क्या फिर से मेरे शक्तियों का मजा रखना चाहते हैं? आप इस बात चुप नहीं हुई तो इस बार आपके हाथों के जगह आपका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। ये सुनकर वह लड़का चुप हो गया, पर अभी भी वह गुस्से भरी नजरों से अरब को देख रहा था। तो वही वेद की बातें सुनकर महेंद्र जी थोड़े संतुष्ट नजर आ रहे थे और उसने कहा, तो आप इसका इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आखिर यह हमारा दामाद है। एपिसोड 4 माहेश्वरी अपने कमरे में ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई थी कि तभी 3 लोग उसके कमरे में आ गए, जिसे महसूस करते के बाद उसने बिना आंखें खोल ही कहने लगे, मुझे पता है आप लोग किस बारे में बात करने यहाँ आए हैं, पर मैंने अपना निर्णय ले लिया है कि मुझे करना क्या है। ये सुनकर माहेश्वरी के पिता महेंद्र जी, उनकी पत्नी कविता और उसका भाई करण तीनों ही अपनी जगह पर रुक गई। महेंद्र हुए अपनी बेटी के पास आकर बैठ गए और उसके बालों पर हाथ फिरते हुए कहने लगा, मुझे पता है बेटी कि तुमने एक साधारण लड़के को चुना है, पर तुम्हें अपना वादा भी याद रखना चाहिए। आप मेरा वादे की चिंता मत कीजिए पिताजी, पहले आप अपना वादा निभाए, उसके बाद मैं अपना वादा निभाऊंगी। ये सुनकर कविता जी आगे जाकर कहने लगी, पर बेटा हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं है, ऐसे कैसे हम तुम्हारी सगाई उसके साथ कर दे? जिस पर माहेश्वरी मुस्कुराते हुए कविता जी की तरफ देखकर कहने लगी, माँ आप मुझे तो जानती है ना, और आपने भी तो पिताजी को बिना जाने और उनके साथ पूरी जिंदगी बिताने की कसम खाई थी, तो आपको मेरे फैसले पर गलत क्या लग रहा है? वो दोनों बात अलग है, तुम बेवजह की जिद कर रही हो। महेश्वरी अपने भाई के तरफ देखकर कहने लगी, खबरदार, जो तुमने उसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मुझसे बुरा कोई होगा भी नहीं। उसकी धमकी सुनकर कारण पूरा डर गया, फिर कहने लगा, तुम उसे लड़के के लिए अपने भाई से लड़ाई करोगी? आखिर ऐसा क्या जादू कर दिया है तुम पर? यह सुनकर माहेश्वरी ने अपने ख्यालों में उसे दिन को याद करते हुए कहने लगी, आपको पता है ना, जब मैं पारस साम्राज्य गई थी एक काम को पूरा करने के लिए, वही मुझे आरव मिला था। उसे साम्राज्य के बाजार पर एक छोटा सा खिलौने का दुकान है, वह मिट्टी का खिलौना बनाकर बेचता। ये कहते हुए माहेश्वरी अपने ख्यालों में गुम हो गई और उसे वह दिन याद आ रहा है। पारस साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा देश और दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, यहाँ दुनिया भर के लोग अपने सामानों को बेचने आते हैं। बहुत अच्छे और बहुत सारे ग्राहक मिलते हैं। एक तरह से यह पूरे देश का केंद्र बाजार कहलाता है और दूर दूर से व्यापारी यहाँ अपना व्यापार करने आते हैं। इसी बाजार में माहेश्वरी अपने कुछ दोस्तों के साथ बाजार की घूम रही थी, तभी उसने अपने आसपास कुछ महसूस किया, जिसे महसूस करते ही उसने अपने दोस्तों को इशारा किया, जिससे उसके हंसते मुस्कुराते दोस्त एकदम से सीरियस होकर इधर देखने लगे।
फिर आपकी आंखों में वह लोग बातें करते हुए अलग अलग दिशाओं में फैल गए। माहेश्वरी अपने मन ही मन कुछ मंत्र बोलते हुए चारों तरफ अपना दिव्या दृष्टि से कुछ देख रही थी कि तभी उसने एक कोने पर एक कल नकाबपोश शख्स को दिखा, जिसे देखकर वह उसके पास आकर एक दुकान में कुछ देखने लगी। फिर जैसे ही उसे नकाबपोश का ध्यान दूसरी तरफ केंद्रित हुआ, वैसे ही हवा की स्पीड से माहेश्वरी ने उसे नकाबपोश के गर्दन पकड़कर तुरंत मोड़ दिया और अपनी जादुई शक्तियों से हाथ में लेकर उसे नकाबपोश इंसान के शरीर के अंदर डाल दिया। कुछ ही मिनट में वह नकाबपोश मिट्टी में मिल गया और यह सब इतना जल्दी हुआ कि कोई भी ये देख नहीं पाया। उसे नकाबपोश को मिट्टी में मिलते देखकर अपने पैरों से माहेश्वरी में उसे मिट्टी को हटाया और उसे मिट्टी के हत्थे उसे एक सुनहरी सुनहरी रंग का छोटा सा पत्थर मिला, जिसे देखकर माहेश्वरी ने उसे अपने हाथ में लिया और जेब में डालते हुए दूसरी तरफ चल पड़ी। ऐसे ही करते हैं उसने 5 लोगों को मिट्टी में मिला दिया और उसे सुनहरी हरी पीली और काली रंग की पत्थर अपने जेब में डाल लिया। वह ऐसे ही चलते हुए एक दुकान के पास आ गई। जब उसने उसे दुकान में देखा तो एक 20 साल का लड़का अपने हाथों में टूटी हुई बर्तनों लेकर बहुत ही मायूस बैठा हुआ था और उसके आसपास लोग उसे पर हंस रहे थे। ये देखकर माहेश्वरी वहां पर आ गई। वह अब तक उसे लड़की का चेहरा तो नहीं देख पाई, पर उसे पर हंस रहे लोगों को देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से आवाज में कहने लगी, इसे साधारण लोगों को परेशान करने में तुम्हें शर्म नहीं आती? चले जाओ यहां से नहीं तो। ये कहते हुए माहेश्वरी ने अपने हाथ से कुछ इशारा किया जो उसे पर मजाक उड़ा रहे थे। उसने जैसे ही माहेश्वरी को देखा और उसके हाथ की तरफ देखा तो वह बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चले गए। उसके जाने के बाद माहेश्वरी उसे लड़के के सामने आकर खड़ी हो गई और वह वहां से जाने ही वाली थी कि उसे लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर माहेश्वरी के सचमुच एकदम बदल गए और वह शक हो गई, जो अभी कुछ कर दो उससे पहले ही उससे लड़की ने अपना सर उठाकर देखा नहीं चले जो कुछ करती अपने दूसरे हाथ से जादू उससे पहले ही रुक गई और वह देखना लकड़ी कि वह लड़का आखिर क्या करने वाला है। उसे लड़की ने माहेश्वरी का हाथ पकड़कर उसके सारे लेते हुए खड़े हो गया। फिर पास लगी एक लकड़ी को पकड़कर उसके हल्की मुस्कान के साथ माहेश्वरी को देखते हुए कहने लगा, धन्यवाद आपका। फिर उसने उसका हाथ छोड़ दिया। वह लड़का कोई और नहीं पारस साम्राज्य का बड़ा बेटा राजकुमार अरव था, जो बहुत शांत और सरल भाव में लकड़ी के सहारे खड़ा हुआ था। इस वक्त वह आम जनता जैसे कपड़े पहना हुआ था, जिसमें वह एक मामूली कुमार की तरह लग रहे थे और उससे कुछ दूरी पर उसके कुछ सैनिक खड़े हुए थे जो उसके इशारों पर काम करने लगे। जब आरव के साथ लोग बदतमीजी करने लगे, सैनिक आगे आकर कुछ कहना चाहते थे और उन लोगों को सबक सिखाना चाहते थे, पर आर ने उसे उन्हें इशारा देकर रोक दिया था, क्योंकि वह यहाँ हमेशा अपनी मर्जी से आता था और अपनी मिट्टी के बनाए चीजों को बाजार में बेचता था, जिसे उसे बहुत खुशी होती थी। वही ये सब अपनी घरवालों से छुपा कर करता था। उसके वफादार सैनिक उसके साथ देते थे, पर यह बात किसी से नहीं छुपी है, पर सब अरब को उसकी साधारण इंसान होने के कारण कुछ कहते नहीं और उसे एक साधारण जिंदगी जीना देते हैं, जिसके कारण एक राजकुमार होने के बाद भी अरब के आम इंसान और आम लड़के की तरह पूरी साम्राज्य में अकेले घूमता रहता था और कोई उसे पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि उनके महल में भी बहुत कम लोग अरब को जानते थे और बचपन से ही उसके पास कोई शक्ति न होने के कारण सबका ध्यान उसके बड़े भाई की तरफ आकर्षित होते थे। ये देखकर माहेश्वरी से देखने लगी तो आरव 2 कदम पीछे हुआ और अपनी दुकान के अंदर जाकर एक छोटू सा पत्थर का बना कुछ मूर्ति जैसा लगकर माहेश्वरी को दे दिया और कहने लगा, यह मेरा मदद करने के लिए एक याद समझ कर रख लीजिए। बहुत कम होते हैं जो दूसरे का बिना बोले मदद करते हैं। यहाँ कई लोग आए और गए पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। माहेश्वरी ने एक नजर उसे पत्थर वाले मूर्ति को देखा, फिर आरव को, फिर वह वहां से चली गई। उसके जाने के बाद 2 सैनिक आरव के पास आ गए और कहने लगी, राजकुमार आपने हमें रोक क्यों? लोग आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। आपका सारा पत्थर को लूट गए और पूरी मिट्टी के चीजों को तोड़ डाले। इस बारे में हमें महाराज को बताना ही होगा। तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी तो सामान था मैं फिर से बना दूंगा। अब चलो, वापस चलने का टाइम हो गया है। कल सही टाइम पर वापस आ जाएंगे। कल राजकुमार हम कल भेजेंगे। क्या तुम नहीं? मैं, मेरे पास बहुत सारी चीज है मिट्टी की, वह लाने में तुम बस मेरी मदद करोगे और हमेशा की तरह मुझे दूरी बनाकर रहोगे। जी राजकुमार। अरव अपने सैनिक के साथ वहां से चला गया। अगले दिन माहेश्वरी अपनी काम को पूरा करने में लगी हुई थी। उसके साथ साथ उसके दोस्त भी इतने बड़े बाजार तरफ लोग फेल हुए थे और उन सब की नजरों में ना आते हुए वह अपना काम पूरा करने के लिए बहुत चौक करना और सरदर्द नजर आ रहे थे। एक लड़की ने माहेश्वरी के साथ चलते हैं। मैं कहने लगी, माहेश्वरी तुम्हें यह नहीं लगता कि हम जैसे शिष्य को गुरुजी ने बहुत बड़ा चुनौती दे दिया है? अगर हम ऐसी चुनौतियों से डरने लगे तो हम कभी आचार्य विद्यानंद निकेतन में नहीं जा पाएंगे और यह चुनौती हमारे बाएं हाथ का खेल है। तुम बोलो मत, हम लोग कौन है? कि तभी एक लड़की माहेश्वरी और उसे लड़की के पास आकर घबराते हुए कहने लगी, महेश्वरी हमारी एक साथी गायब है, उसके बारे में हमें कुछ खबर नहीं मिल रहा। हमने पूरा बाजार घूम लिया और उसके बारे में नहीं पता, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। क्या करे? कहीं दूर सकती हो अपनी, उसे पकड़ तो नहीं लिया? मुझे सुनकर महेश्वरी में इधर उधर देखते हुए सर हिला दिया। फिर उसने कहा, तुम सब एक जगह खड़े हो जाओ और जब तक मैं ना आऊं तब तक वहां से कहीं जाना नहीं। एक दूसरे को परेशानी से देखने लगी। आरव अपना सामान को अपनी दुकान पर जम रहा है। ये देखकर माहेश्वरी ने उन दोनों लड़की से कहा, मुझे अब तुम सब कुछ मिट्टी वाली दुकान के पास मिलो। ये कहकर 2 उसे मिट्टी वाले दुकान के पास चली गई।
उसके दोनों शायरी अपने अपने साथियों को लेने चले गए। कुछ दिन में वह सब कुछ दुकान के सामने खड़े हो गए। अरब में जब माहेश्वरी और बाकी सबको देखा तो मुस्कुराते हुए उनके पास आ गए और कहने लगे, क्या आपको मेरा पत्थर बहुत पसंद आया जो आप अपने सहेली को बुलाए? अच्छी बात है, आपको पत्थरों का मूर्ति दिखाता हूँ, उसे करती हूँ आराम। मुस्कुराते हुए सारे चीजें को दिखाने लगा और उसके बारे में बताने लगा। माहेश्वरी की सहेलियां समझ गई थी वह यहाँ इस दुकान पर लाए क्यों है। उनकी सहेलियों की अरब की बातें को सुनते हुए बीच बीच में उसके साथ सवाल करने लगे और उसे सवाल जवाब में माहेश्वरी पीछे होकर वहां से दूर चली गई। देखने के बाद वह कुछ महसूस करते हुए अपने हाथ में एक छोटू से नीले रंग का प्रकाश जागृत किया और कुछ मंत्र दोहराते हुए उसे हवा में कर दी। वह प्रकाश सीधे ऊपर की तरफ चला गया और वह इतना ऊपर चला गया था कि किसी की नजर उसे प्रकाश पर नहीं जा रही थी। उसका पीछा करते हुए महेश्वरी बाजार के इधर उधर घूमने लगी। जंगल के दूसरे साइड पहुंचे तो उसने देखा कि वह बहुत सुनसान और सूख जंगल के बीचों बीच आसपास देखने लगी और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने लगी और उसकी इतनी जीत ज्यादा शक्ति जागृत नहीं होती, इसके कारण हमें बार बार थक जा रही थी और सबके महसूस करते हैं वह नकाबपोश वाले उसे गिरकर खड़े हो गए। ये देखकर माहेश्वरी थोड़ी घबरा गई उसे, पर उसकी नजर सामने पर के पास दो नकाबपोश पर पड़ी जो उसे लड़की को देख पकड़कर बैठा हुआ खड़ा हुआ था और उसने अपने चारों तरफ एक घेरा बना लिया जिसके पास आते हैं उसके शरीर जलने लगे। वह देखकर सारे नकाबपोश महेश्वरी को दूर कर खड़े हो गए। उन माहेश्वरी बहुत ज्यादा परेशान होकर उनसे चारों तरफ से देखने नहीं उसे समझ में आ रहा था कि वह अब आगे क्या करे। उससे लड़ना आता था और उसके आसपास कम से कम 10 नकाबपोश काली शक्तियों वाले लोग थे जो उससे कोई ज्यादा ताकतवर थे। एपिसोड 5 महेश्वरी सड़ी चारों तरफ से फंस चुकी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था किसी गंगवार क्या चाहिए, क्योंकि उसकी जान और दूसरी तरफ उसकी एक सहेली की जान अभी दोनों ही बहुत ज्यादा मुश्किल होने की चाहिए। उन्हें उसने देखा कि उसके बाकी की सहेलियां वहां पर आ गई और वह एक करके अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते नहीं धीरे धीरे सभी करी शक्तियों वाले नकाबपोश को मारना शुरू कर दिया। उसके साथ आरव और कुछ सैनिक के भी थे। सैनिकों को देखकर माहेश्वरी थोड़ी सोच पर पड़ गई। उसकी आखिर में सैनिक यहाँ पर आप कैसे गई? वह सैनिक अपनी शक्तियों का जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते हुए कुछ पलों में साढ़े काली शक्तियों वाले नकाबपोश को मिट्टी में मिला दिए। आखिरकार महाराज में बहुत चुनकर ही आरंभ की सुरक्षा के लिए इन सैनिकों को लगाया हुआ था जो कि बड़े बड़े कई जादू या लड़ाई लड़ चुके थे। उनके लिए आजाद सामना करने लगी तो वह पूरी तरह से कुछ नकाबपोश के शक्तियों में बंध चुकी थी। उसके ऊपर हमला करने ही वाला था कि आर कुछ नकाबपोश के ऊपर बहुत तेज रोशनी से कुछ फेंका जिसकी प्रकाश उसे नकाबपोश के ऊपर बढ़ते हैं वह नकाबपोश वही जलकर राख हो गया। ये देखकर माहेश्वरी थोड़ी हैरान रह गई और वह अब हैरत भरी नजरों से आरव को देखने लगी, पर आरव में पहले तो उसे आराम से देखा फिर कहा, चिंता मत कीजिए, यहाँ हमारे राज्य की सबसे काबिल सैनिक है और मेरे दोस्त भी। जब आपकी सहेली में मुझे आपके बारे में मेरे पास शक्तियां नहीं है पर मेरे दोस्तों के हैं, बहुत अच्छे जादूगर है। अब के बातों का मतलब साफ था और महेश्वरी को आरक्षण और सीधे सीधे बात करने के तरीके से कागज प्रभावित हो गई। फिर उसने अपना ध्यान सैनिकों पर लगाते हुए उन्हें देखकर बहुत गंभीर होकर कहने लगे, क्या आपसे मैं एक विनती कर सकती हूँ? क्या यहाँ पर जो कुछ हुआ वह आप किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि ये हमारा निजी मामला है। आप तो समझते ही होंगे। हम समझ रहे हैं, हम तो बस अपनी मित्र की मदद के लिए यहाँ आए थे। बाकी किसी भी बाहरी लोगों के नीचे और बाहरी कानून से हमारा कोई लेना देना। हमारे साम्राज्य में आए दिन ऐसी चीज होती रहती है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी सहेलियां सैनिकों को और अरब को धन्यवाद दिए और वह अपने रास्ते चलेगी। उनके जाने के बाद अरब भी अपने रास्ते के लिए निकल गया। जितना दिनों के लिए वह लोग वहां पर थे वह लोग हर रोज अरब से मिले उसके दुकान पर आया करते थे और अरब की अपने सीधे और सरल बातों से इनका मन मोह लेता है। अब तक माहेश्वरी और उसकी सहेलियों को पता नहीं था कि आरव कोई मामूली सा बर्तन बनाने वाला कुम्हार नहीं, इस साम्राज्य का राजकुमार है। ये सब महेश्वरियाद याद करते हुए माहेश्वरी अपने परिवार वाले को बता रही थी तो वहीं दूसरी तरफ आपको एक बार फिर से हो सया और वह अपने आसपास देखकर हुए सोचने लगा कि वह इस वक्त कहां पर है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। और ये देखकर वह बस वहीं पर बैठे इधर उधर देखने लगा और मन ही मन कहने लगा, भारत तो ये कैसी जगह पर आ गया और उसे नदी के किनारे तुम्हारे चेहरे को वह क्या गया है? तुम किस जगह पर आए हो और फिर लोग कौन हैं जो तुम्हें जानते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहा कि मन में चल रहे थे कि तभी उसके दिमाग में कुछ धीरे धीरे दिखने लगा जिसे देखने के लिए उसकी आंखें बंद करती है। उसकी आंखों के सामने पूरा बहुत बड़ा ब्रह्मांड घूमने लगा जिसे देखते यारों ने अपना आंखें खोल लिया और वह पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि आज से पहले उसके साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं। फिर उसने अपनी आसपास और सभी चीज को देखा, फिर एक साथ मन से अपने आप से कहा, मेरा जन्म दूसरे दुनिया में हो गया है। मुझे जहां तक याद है मुझे एक वायरस हुआ था जिसके चलते मैं आईसीयू में था और मुझे इसके बाद मैंने अपनी आंखें उसी आईसीयू में बंद की थी और जब मैं अपनी आंखें खोलना तो मैं एक इंसान जगह की नदी के किनारे था और वह भी एक अजीब से जगह पर। और जैसी अब मैं अपना चेहरा देखा तो वह माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या सच में मेरा रिवॉर्ड
हुआ है पुनर्जन्म हुआ है नहीं, ऐसा तो सिर्फ कॉमिक और मूवीज में होता है, पर यह कैसे हो सकता है कि करे ये सब। वह अपने मन ही मन कह रहा था। इसके सामने बैठे बैठे जी ने उसे एक काढ़ा पीने को कहा, जिसे बिना कुछ सवाल किए आराम में जल्दी से वह काढ़ा पी लिया। शुरू में तो उसे वह कड़वा लगने लगा, पर धीरे धीरे पीने के बाद उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह पूरा काढ़ा पीने के बाद नहीं सामने रखकर थोड़ा हिचकी जाते हुए बैट की तरफ देखकर कहने लगी, क्या मुझे अपनी मिल सकता है। मैच न्यूज की बातें को सुनी और कहने लगा, जी नहीं, अभी आपने कथा पिया है, सीधा आपको कुछ समय के बाद ही पानी पीने को मिलेगा। उसकी बात सुनकर आराम में सर हिला दिया। फिर उसने कहा, क्या आप मुझे इस जगह के बारे में बता सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ और मैं कौन हूँ, क्योंकि मुझे अपने बारे में कुछ पता नहीं। ये बात सच भी थी, अब को सिर्फ अपने बारे में पता थी, ना कि वह इस वक्त जिसके शरीर में है उसके बारे में। ये सुनकर व्यास जी को सोचने लगे और कहने लगी, तुम्हारे बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है, पर मैं तुम्हें इस जगह के बारे में बता देता हूँ कि रेखा पर्वत है मेघा नगरी के बहुत करीब और पड़ोसी और छोटा सा राज्य यहाँ, और सारे लोग अपनी शास्त्र ज्ञान और जादुई शास्त्र सीखने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी जादुई शास्त्री और शास्त्र विद्यालय है। और यहाँ से जो बच्चे या जादूगर अपनी आध्यात्मिक और शास्त्रिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपनी सीमा 5 जादुई पत्थर प्राप्त कर लेते हैं, वह लोग बहुत उत्तम दर्जे की जादूगर कहलाते हैं। और अभी उत्तम जादूगरी को सिद्ध और बहुत अच्छी तरह से और उच्च उच्च स्थान में जागृत करने के लिए आर्यनगर के आचार्य विद्या निकेतन में प्रवेश लेते हैं, जहाँ जाकर बहुत सारी काबिल जादूगर बनते हैं। यहाँ तुम्हारी तरह आम इंसान भी रहते हैं जो बिना किसी जादू, यहाँ साधारण इंसान भी रहते हैं जो बिना जादू के भी अपनी जिंदगी जीते हैं। पर इस दुनिया में जादूगर लोगों को बहुत ज्यादा सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है, उन्हें मान सम्मान और किसी भी चीज की कमी नहीं होती। हर जगह जादूगर को एक अलग ही नजर से देखते हैं और जादूगर पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान कहलाते हैं, जो पूरी शक्तियां और दूसरी दुनिया से आए खूंखार दानव वह दैत्य से उनकी हिफाजत करते हैं। ये सुनकर तो आरव का सर चकराने लगा। उसने मन ही मन कहा, क्या मैं जादू दुनिया में आ गया है भगवान, मैं ये कहाँ आ गया। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।